नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहले आपको बता दें हैं पहली प्रमुख खबर, जहां थरूर की लिखाई और कांग्रेस को रास नहीं आई। जी हां, इससे पहले अगर हम देखें तो कांग्रेस थरूर की तरफ से कई बार इस तरीके के बयान दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमलावर होते हुए दिए गए, और अब उनका एक लेख सामने आया है और इस लेख में परिवारवाद का जिक्र किया गया है। आखिर इस लेख में क्या कुछ लिखा है और किस तरीके से कांग्रेस पर सीधा निशाना शशि थरूर की तरफ से साधा गया, बताएंगे इस महत्वपूर्ण खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पड़ोसी देश से जुड़ी हुई, जहां पाकिस्तानी सेना बिकाऊ है। जी हां, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि वहीं के एक नेता हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया। और सिर्फ ये बयान नहीं आया बल्कि उन्होंने सेना के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए, सेना प्रमुख के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर कौन है ये व्यक्ति, कौन है ये नेता पाकिस्तान का जिन्होंने ये तमाम बातें कही, बताएंगे। इसके साथ ही जो तीसरा प्रमुख खबर वो है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अब खुलकर तैयार हो चुका है और अब आप उसमें जाकर के उस म्यूजियम को देख सकते हैं। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ये कहां पर खुला है, इसमें कौन कौन सी ऐतिहासिक धरोहरें रखी गई हैं, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन सबसे पहले शुरुआत न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ, जहां सबसे पहले बात कांग्रेस के भीतर उठे वंशवाद के बवंडर की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने बेबाक अंदाज में एक बार फिर से पार्टी के भीतर की सच्चाई बयां कर दी है। शशि थरूर ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे भारतीय राजनीतिक तंत्र में फैले परिवारवाद पर करारा प्रहार करते हुए एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति किसी परिवार की जायदाद नहीं है। वंशवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ना कि वंश को। यह पूरा लेख में उन्होंने मुख्य तौर पर लिखा और उनके इस लेख का जो शीर्षक था वो था इंडियन पॉलिटिक्स आर अ फैमिली बिजनेस। शशि थरूर के इस लेख ने कांग्रेस के भीतर हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेताओं ने शशि थरूर की बातों पर नाराजगी जताई, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने मौके पर चौका मारते हुए थरूर के लेख को सूझबूझ भरा हुआ बताया है। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस पर बरसे थरूर। तो जी हां, कांग्रेस पर सीधे तौर पर बरसते हुए थरूर इस समय नजर आए हैं और वंशवाद की जो राजनीति है उस पर करारा प्रहार शशि थरूर की तरफ से किया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय में सीधे तौर पर ये निशाना साधा गया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये सीधा निशाना कांग्रेस के शशि थरूर की तरफ से साधा गया, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति परिवारों की जायदाद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इसमें आगे लिखा कि लोकतंत्र के लिए यह गंभीर खतरा है जो परिवारवाद राजनीति में इन दिनों भारत के अंदर नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर परिवारवाद और वंशवाद को आड़े हाथों उन्होंने लिया और कहा कि वंशवाद की जगह पर योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यानी कि जो योग्य व्यक्ति है उसको राजनीति में आना चाहिए और उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अलग अलग पार्टियों में वंशवाद हावी है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई, यानी कि सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि और भी तमाम जो अन्य पार्टियां हैं जिनमें वंशवाद या यूं कहे कि परिवारवाद हावी हो रहा है, उन सभी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर नजर आए। इसके साथ ही कांग्रेस को आखिर क्यों मिर्ची लगी, क्योंकि शशि थरूर की तरफ से ही कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए शशि थरूर नजर आए हैं। और थरूर के इस लेख के बाद में कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल भी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस नेता है राशिद अल्वी, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया और अपने बयान में वो कहते हैं कि परिवार के आधार पर किसी को चुनाव से आप नहीं रोक सकते हैं, ये बात उन्होंने कही। लेकिन इसके साथ ही जो प्रमोद तिवारी हैं वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार जैसा कोई दूसरा राजनीतिक परिवार नहीं है। उधर उदित राज कहते हैं कि वंशवाद केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है। तो इस तरीके के ये बयान या यूं कहे कि ये बड़े बोल सामने आए। और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से मौके पर चौका मारा है और तंज कसा है कांग्रेस पर, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस मंत्री केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान इस समय सामने आया और धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस बयान में कहा है कि शशि थरूर का बयान स्वागत योग्य है, जो शशि थरूर का लेख सामने आया है।
इसके साथ ही अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के भविष्य को लेकर निराश है थरूर। वहीं शहजाद पूनावाला लिखते हैं कि बेहद सूझबूझ भरा हुआ थरूर का ये लेख है। तो सीधे तौर पर शशि थरूर की तरफ से जो बयान सामने आया, भारतीय जनता पार्टी तो उस पर तारीफ कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस के जो नेता हैं उनको मिर्ची लगी हुई नजर आई है। तो बीजेपी ने भी सीधे तौर पर ये तंज कसा है और बीजेपी ने कहा, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी तरफ से ये बयान इस समय सामने आया है। और इस बयान को लेकर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है और मौके पर चौका भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वंशवाद और परिवारवाद को आड़े हाथों लेते हुए जो लेख इस समय सामने आया, उस लेख को लेकर कांग्रेस के नेताओं में भी खासा नाराजगी नजर आ रही है और उनका ये कहना है कि आप वंशवाद या परिवारवाद के आधार पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर ने इस तरीके से परिवारवाद और वंशवाद को आड़े हाथों लिया हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, कुमार आलोक, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार आलोक, सीधे तौर पर शशि थरूर ने जो लेख लिखा है उसे क्या माना जाए कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से गांधी परिवार पर ही तो निशाना साधा? इसे अप्रत्यक्ष रूप नहीं कह सकते, इसे प्रत्यक्ष रूप आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार का नाम लिया है। आप देखिए उनके अपने जो विदेशी पत्रिका को जो लेख लिखा है परिवारवाद या वंशवाद पे, तो उसमें साफ उन्होंने जाहिर किया है कि नेहरू का परिवार, इंदिरा गांधी का परिवार जो है वो स्वतंत्रता संघर्ष में वो शामिल थे, ठीक है, लेकिन राजनीतिक योग्यता जो है वो परिवारवाद को विच्छेदित करती है। यानी कि आपको योग्यता की जगह परिवारवाद या वंशवाद है वो जकड़ा हुआ भारतीय राजनीति में। और उन्होंने सिर्फ गांधी परिवार को नहीं लपेटा, बल्कि पड़ोसी देशों की बात की, पाकिस्तान में भुट्टो परिवार की बात की, नवाज शरीफ परिवार की बात की, बांग्लादेश में आप खालिदा जिया और शेख हसीना के परिवार की बात की, श्रीलंका में उन्होंने भंडारनायके और भंडारनायके के बारे में बात की। तो एक तरह से उन्होंने पूरे भारतीय राजनीति में भी जो रामविलास पासवान को लेकर के, चिराग पासवान को लेकर टिप्पणी की, लेकिन एक कांग्रेसी होते हुए जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के परिवार पर हमला किया, यानी गांधी परिवार पर जो हमला किया है, वो राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर के जब कांग्रेस से कोई अभी तक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि समय समय पर अपने को सुर्खियों में बनाने के लिए शशि थरूर ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और हमें उस पर कोई टिप्पणी मैं उचित नहीं समझता, यानी कांग्रेस उचित नहीं समझती कि शशि थरूर की इस बयान पर कोई टिप्पणी दे। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें कि पिछली बार जब पाकिस्तान पर हमला, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसको कांग्रेस की तरफ से आलोचना की गई थी, तरह तरह के सवाल उठाए गए थे, लेकिन शशि थरूर बिल्कुल सरकार के साथ खड़े थे, नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़े थे और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक अद्वितीय कार्रवाई थी भारतीय सेना के द्वारा और हमें इसका समर्थन करना चाहिए। और जब विदेशों में प्रतिनिधिमंडल गया, उसमें शशि थरूर गए और विदेशों में जाकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे आंतरिक मामलों पर किस तरीके से हस्तक्षेप किया है और हमने जो हमला किया है, भारत ने जो हमला किया है पाकिस्तान पर, उससे जनरल जो आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है तो आतंकियों को नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर भी कांग्रेस असहज थी, कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन पा रहा था। फिर एक और आप कहे कि एक और बम फोड़ दिया शशि थरूर ने, सीधा उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर वंशवाद को लेकर के आरोप लगाए हैं अपने लेख में। जी बिल्कुल कुमार आलोक, आपने सही किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब विदेश की धरती पर जाकर के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया तो उस दौरान भी कांग्रेस सांसद ये शशि थरूर सीधे तौर पर नजर आए। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो फोटो आज भी ताजा है जो काफी चर्चा में बनी रही थी उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि शशि थरूर पार्टी लाइन से अलग हटकर ही बयान देते हुए नजर आए हैं और अब ये लेख, क्या ये कांग्रेस से उनकी दूरी को दर्शाता है? बिल्कुल, वो समय समय पर पार्टी की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। जब कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव होने को था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्वाचित किया गया था, आंतरिक लोकतंत्र की बात कही थी कांग्रेस ने, तो वहां भी शशि थरूर कैंडिडेट अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना नामांकन किया था और वो चुनाव में खड़े भी हुए थे। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया। वहां पर पार्टी जो स्टेट कमेटी है वहां पर कांग्रेस की केरला में, वहां भी पार्टी की नीतियों की वो कई बार आलोचना कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में एनडीए जो सरकार है वो लगातार वंशवाद पर हमला कर रही है, विपक्षियों पर, खासकर लालू यादव पर या गांधी परिवार पर, और उसमें शशि थरूर ने जो छौंक लगाया है तो निश्चित रूप से ये मनोबल को गिराने वाला होगा। कांग्रेस को कहते नहीं बन पा रहा है कि किस तरीके से इनका काउंटर किया जाए, शशि थरूर को किस तरीके से काउंटर किया जाए। कांग्रेस अभी पेशोपेश में है।
बिल्कुल, लेकिन काउंटर करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहे हैं और इसलिए शशि थरूर लगातार एक के बाद एक हमले करते रहते हैं और चर्चाओं में बने रहते हैं अपने बयानों के जरिए। लेकिन इसके बाद में जब शशि थरूर की तरफ से कोई भी बयान सामने आता है या जो लेख अभी हाल ही में सामने आया, उसको लेकर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से तल्ख टिप्पणियां भी सामने आ चुकी हैं और वो कह रहे हैं कि परिवारवाद को आप नहीं रोक सकते, परिवारवाद के जरिए किसी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से आप नहीं रोक सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हालांकि नेहरू गांधी परिवार पर एक तरह से उन्होंने सदा निशाना अपना साधा है, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वो अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी जिनके यहाँ परिवारवाद का चलन है, जिनके यहाँ वंशवाद का चलन है, उसकी भी उन्होंने आलोचना की है। मैंने आपको बताया कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान को लेकर के, लालू यादव और तेजस्वी यादव और पूरे कुनबे को लेकर के, और लेकिन सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो कांग्रेस में रहते हुए गांधी परिवार के खिलाफ बोलना अपने आप में एक आप समझ सकते हैं कि बर्रे के छत में हाथ लगाने के बराबर है। और शशि थरूर ऐसा करते रहे हैं और ऐसा करने के बाद पार्टी ने अभी तक कोई उन पर एक्शन नहीं लिया है। और एक्शन नहीं लेने का कारण यह है कि केरला में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। शशि थरूर बड़े नेता हैं और अगर वो पार्टी कोई भी कार्रवाई करती है तो कांग्रेस वैसे भी वहां कमजोर स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी वहां तेजी से अपनी जड़ें जमा रही है और कम्युनिस्ट पार्टी का वहां प्रशासन है। तो ऐसे में कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती है कांग्रेस की। शशि थरूर को निष्कासित करेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे तो पार्टी के जो चुनावी अभियान है उस पर केरला में असर पड़ सकता है। तो यही कारण है कि कांग्रेस इस बार चुप्पी साधे हुए है शशि थरूर के बयान के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठते ही रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का अपने ही लोगों पर अत्याचार करना और पैसे के चलते कोई भी समझौता कर लेना कोई नया नहीं है। और अब एक बार फिर से ऐसे ही आरोप पाकिस्तानी सेना पर एक बार फिर से लग चुके हैं। पाकिस्तान की सेना के भ्रष्टाचार और बेशर्मी का एक बार फिर से खुलासा हुआ और यह खुलासा किया है जैश ए मुत्तहिदा महाज के अध्यक्ष शफी बुरकत ने, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना पर भाड़े के माफिया की तरह काम करने का आरोप लगाया और कहा कि पाक आर्मी की नजर सिर्फ पैसा कमाने पर लगी है। इसके साथ ही शफी बुरकत ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर भी उन्होंने निशाना साधा और अज्ञानी नकली फील्ड मार्शल उन्हें बताया है। कुल मिलाकर जेएसएमएम के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पाकिस्तान, उसकी सेना और सेना प्रमुख पर जमकर हमला बोला। और क्या कुछ कहा शफी बुरकत ने बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भाड़े के माफिया पाक सेना। तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट के मुताबिक ये पोल खोली गई है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपने इस दावे के जरिए पोल खोली है। पाकिस्तानी सेना की जेएसएमएम अध्यक्ष ने ये पोल खोलते हुए नजर आया और पाकिस्तानी सेना को भाड़े के माफिया बता दिया है कि ये लोग भाड़े के हैं और इनकी नजर सिर्फ और सिर्फ डॉलर पर है। सेना के भ्रष्टाचार का पूरी तरह से खुलासा करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही सेना प्रमुख आसिम मुनीर को भी उन्होंने टारगेट किया है अपने इस बयान में और टारगेट करते हुए कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं मुनीर। ये बात उनकी तरफ से कही गई। पाकिस्तानी और साथ ही अराजकता का फायदा सेना उठा रही है, आतंकवादियों को पनाह सेना दे रही है। तो पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी सेना पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगे हों। इससे पहले भी ऐसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि डॉलर में दीन ईमान पाकिस्तानी सेना ने बेच दिया है। कैसे? दरअसल डॉलर के लिए पाकिस्तानी सेना काम करती है, ये बात उन्होंने कही। और साथ ही उन्होंने कहा कि सेना का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। अपने ही सहयोगियों को पाक सेना जो है वो धोखा दे रही है। अमेरिका हो और पश्चिमी देशों के साथ दिखावटी सहयोग पाकिस्तान कर रहा है। वैश्विक तनाव का भी फायदा इस समय उठा रही है पाकिस्तानी सेना। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश,
सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सेना पर जो आरोप शफी बुरकत की तरफ से लगाए गए हैं, उन पर पाकिस्तान सरकार या सेना की तरफ से क्या अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं, ऐसी प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तानी सेना इस मामले में बहुत ही कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, कि उन्होंने पूरी दुनिया में दिखा दिया है कि उनका चरित्र क्या है, और इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से उनके पास कहने को कुछ बचता नहीं है। निश्चित तौर पे पाकिस्तान की सेना का यह जो चरित्र है, जो ओसामा बिन लादेन जब वहां पाया गया, उसके बाद पाकिस्तानी सेना का यह चरित्र जो है पूरी दुनिया में पर्दाफाश हुआ, खास करके पश्चिमी देशों और जो अमेरिका के लिए वो आंख खोलने वाली घड़ी थी कि किस तरीके से, आपको याद होगा कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनके शासन काल में किस तरीके से इसका पर्दाफाश हुआ और ओसामा बिन लादेन को उन्होंने एक बहुत ही गुप्त तरीके से ऑपरेशन में वहां से उठाया। उसके बाद से पाकिस्तानी सेना पर किसी को भरोसा नहीं होता पश्चिमी देशों पर, लेकिन पाकिस्तानी सेना जो माफिया की तरह काम करता है, एक ऐसे जरखरीद जो सेना की तरह काम करता है, और ऐसे में दुनिया की जो डिफरेंसेज है विभिन्न देशों के बीच में, उन डिफरेंसेज में वह अपने आप को पेश करता है मददगार के रूप में। और आज देखिए, जब चीन और अमेरिका के बीच में एक समय जब तनातनी चल रही थी, और वैसे में वो पूरी तरह चीन का पक्षधर बना हुआ था, चीन को उसने दे दिया कि जाइए आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाइए, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए पाकिस्तानी सेना ही वहां सारे निर्णय लेती है, करने के लिए भले ही वहां सिविलियन गवर्नमेंट होती है, लेकिन सारे निर्णय पाकिस्तानी सेना के द्वारा लिए जाते हैं, और इसीलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना को देने का पूरा निर्णय जो था एक तरीके से पाकिस्तानी आर्मी द्वारा लिया गया था। और उसके बाद जब उसको लग रहा है कि अभी अमेरिका की जो स्थिति है, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत हो सकती है, तो पाकिस्तानी सेना ने आसिम मुनीर ने अपने आप को पेश कर दिया, और न सिर्फ खुद को बल्कि वो शहबाज शरीफ को भी लेकर गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाए। तो ये जो उन्होंने कहा है, जो अभी अपने ट्वीट में कहा है, जो आर्टिकल लिखा है उन्होंने, इसका पूरा मकसद साफ है कि पाकिस्तानी सेना का पर्दाफाश करना और पाकिस्तानी सेना को दुनिया के सामने यह दिखा देना कि आप इसे सावधान रहिए, क्योंकि देखिए दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, दुनिया में हर देश अपने समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में आतंकवाद दुनिया के सामने बहुत बड़ा खतरा अभी भी मौजूद रहा है। और इसलिए उन्होंने अपना जो ट्विटर हैंडल है उस पर जो साफ साफ कहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने आप के उपयोग के लिए कभी वो अफगानिस्तान में असंतुलन पैदा करने की कोशिश करती है, कभी जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश करती है, कभी मध्य पूर्व में जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो वहां अशांति पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए जो बयान है काफी मौजू है, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के सभी लोगों को, सभी जो खास करके जो पश्चिमी देश है, उनको इस बात को महसूस करना चाहिए। हालांकि वो बुशरत अभी खुद भी जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट में वो रहते हैं, और वहां से वो अपना सिंधी आंदोलन चलाते हैं, सिंधी आंदोलन चलाते हैं, और उसके माध्यम से उनको सिंध के अंदर जो जातियां होती हैं, सिंध प्रदेश के अंदर पाकिस्तान के, उस मामले को लगातार उठाते रहते हैं, और सीधे तौर पे चूंकि इसमें पाकिस्तानी सेना शामिल रहती है, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी सेना अपने आप में एक एस्टेब्लिशमेंट है, अपने आप में एक देश है, उसको सिविलियन गवर्नमेंट के बजट की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही पैसे इकट्ठा करती है और उस पैसे को अपने लिए उपयोग करती है, अपने आप को बनाए रखने के लिए। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश, एक बात और इसमें कही गई कि पाकिस्तान जो सहयोग कर रहा है, जिन देशों का सहयोग ले रहा है और सहयोग दे रहा है, वो केवल और केवल दिखावटी है, असल में पाकिस्तान का रंग कुछ और है। हाँ, निश्चित तौर पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अभी तक वो चाइना का सपोर्ट कर रहा था, और अभी वो अमेरिका के पास पहुंच गया, अमेरिका के पास डॉलर के लिए पहुंच गया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि वो दुनिया के सभी देशों के साथ एक मैसेज भेजता है कि अगर हमारी जरूरत हो तो आप हमारा उपयोग कर सकते हैं। कई बार यह ऐसी भी बातें आई हैं कि वो $10,000 मांग करते हैं कि $10,000 प्रति सैनिक भेजिए, हम आपके यहाँ सैनिक भेज सकते हैं। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनको ऐसे समय में जरूरत पड़ती है सैनिकों की, खास करके सुरक्षा के मसले पे, और पाकिस्तानी सेना उन्हें इस तरह की सेवा मुहैया कराती है। तो चाहे वो गैंग चलाना हो, चाहे वो आपराधिक संगठित अपराध कराना हो, या आतंकवाद की पूरी मशीनरी तैयार कराना हो और उसके माध्यम से ब्लैकमेल कराना, यह पाकिस्तानी सेना का चरित्र है। और जब वहां के लोग खुद वहां के राजनीतिक जो एक आउटफिट है, वो राजनीतिक आउटफिट इस तरह की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पे दुनिया के जो पश्चिमी देश है उनको इस बात को समझ के अपनी रणनीति और अपने जो संबंध है पाकिस्तान के साथ बनाए रखने पे पुनर्विचार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण
खबर से जुड़े हो। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर। और अब बात दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की, जो मिस्र में आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम 4,70,000 वर्ग मीटर में फैला है, जो गीजा के पिरामिड से सिर्फ और सिर्फ 1 मील की दूरी पर स्थित है। म्यूजियम अब आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। और इस म्यूजियम में कौन कौन सी धरोहरें रखी जाएंगी और ये म्यूजियम कैसे पर्यटन को देगा बढ़ावा, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। तो जी हाँ, विश्व का ये सबसे बड़ा म्यूजियम, जहां 50,000 से ज्यादा धरोहरें रखी गई हैं। और सीधे तौर पर ये ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम इस समय खुल चुका है मिस्र में। गीजा के जो पिरामिड हैं उनसे मात्र 1 मील की दूरी पर ही ये म्यूजियम स्थित है। और इसकी अपने आप में कई सारी खासियत हैं। और इस साथ ही आपको बता दें कि उद्घाटन जब इसका हुआ तो उस समारोह में भी कई देशों के नेता पहुंचे। राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे इस म्यूजियम के उद्घाटन के वक्त पर। निर्माण में आपको बता दें कि जब ये म्यूजियम बनाया गया तो उस समय करीब $1 अरब की पूरी लागत आई थी इसके निर्माण में। और साथ ही बाइकिंग तूतनखामेन की कब्र सबसे बड़ी इस म्यूजियम की खासियत बताई जा रही है। ब्रिटिश पुरातत्वविद हार्वर्ड कार्टर ने ये कब्र खोजी थी। और इसके साथ ही इस कब्र में 5,500 से ज्यादा दुर्लभ वस्तुएं भी मिली। और हर साल 80 लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद अब इसमें जताई जा रही है कि हर साल 80 लाख से ज्यादा पर्यटक इसमें आएंगे इस म्यूजियम को देखने के लिए। पर्यटन उद्योग के लिए भी काफी ऐतिहासिक कदम के तौर पर इस म्यूजियम को देखा जा रहा है। और जो पिरामिड है उसके आकार का ये पूरा विशाल दरवाजा भी बनाया गया इसमें। 1992 में पूरा ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का जो ऐलान है वो किया गया था, पूरा खाका तैयार हुआ था। लेकिन उसके बाद में साल 2005 में इसका म्यूजियम का जो निर्माण है वो शुरू हुआ था। और अब 20 साल बाद यानी कि 2025 में ये म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही इस म्यूजियम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक साथ 50,000 से ज्यादा धरोहरें रखी गई हैं। इस म्यूजियम में 50,000 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की जा रही हैं। और जिसमें सीधे तौर पर हम देखें तो 83 टन वजनी और 3,200 साल पुरानी रामेसेस भी इसमें है। द्वितीय की मूर्ति इसमें शामिल की गई है। तो इस म्यूजियम के अंदर अगर आप कभी जाएंगे तो उसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। 4,500 साल पुरानी खुफू की नाव भी इसमें मौजूद है। तो सालों पुरानी जो चीजें हैं, जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको इस म्यूजियम में रखा गया है ताकि लोग आकर के उनको देख सकें। इस संग्रहालय में 24,000 वर्ग मीटर की स्थायी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। साथ ही बच्चों का म्यूजियम, कॉन्फ्रेंस और एजुकेशन सेंटर भी इसके अंदर बनाया गया है, पूरा अच्छे से तैयार किया गया है। बड़ा संरक्षण केंद्र और कमर्शियल जोन भी इसके अंदर बनाए गए इस म्यूजियम के अंदर। इसके साथ ही इस म्यूजियम में 12 जो है वो मुख्य गैलरियां भी बनाई गई हैं। इतिहास के युग और थीम के आधार पर इसमें प्रस्तुति है। और साथ ही आपको बता दें कि ये पुराने ऐतिहासिक काल से लेकर के रोमन युग तक का पूरा इतिहास आप इस म्यूजियम के जरिए देख सकते हैं। कई वस्तुएं पुराने काहिरा संग्रहालय से लाई गई हैं और प्राचीन कब्रिस्तानों से भी खुदाई में कई सारी प्राचीन वस्तुएं मिली हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी CS जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। CS जोशी, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की अगर हम बात करें तो उसको लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, और पहले दिन की अगर हम बात करें तो कितने टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हुए? बिल्कुल, देखिए काफ़ी संख्या में वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो इजिप्ट का पर्यटन मंत्रालय है उसकी ओर से इसका काफ़ी विज्ञापन पूरी दुनिया में किया जा रहा है। और काफ़ी अच्छी तरह से आपने इस म्यूज़ियम में क्या कुछ है और लोगों को वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलेगा ये ग्राफिक्स के ज़रिए बताया। मैं आपको बताऊं कि इस म्यूज़ियम का जो कॉन्सेप्ट है ये 1992 में जब हुस्नी मुबारक वहाँ पर थे उनके टाइम पे इसका कॉन्सेप्ट रखा गया था। और उसके बाद काफ़ी टाइम लग गया इसको शुरू करने में। 2002 में हुस्नी मुबारक के टाइम में इसका शिलान्यास भी वहाँ पर किया गया, लेकिन उसके बाद अरब अपराइजिंग का दौर आया, कोविड का दौर आया, तो काफ़ी मुश्किलात आ गई थी और ये भी मुश्किल आ गई थी इसके लिए फ़ंड जुटाने के लिए। तो ऐसे में जापान की ओर से इस म्यूज़ियम को बनाने के लिए मदद मिली। इस म्यूज़ियम को बनाने में जितना खर्च आया उसका करीब आधा खर्च जापान की ओर से इसको ऋण के तौर पर दिया गया। और अब जब ये म्यूज़ियम बन गया है तो इसमें जो सबसे खास बात है जिसको वहाँ का पर्यटन विभाग बता रहा है पूरी दुनिया में, वो तूतनखामेन के मकबरे से जो चीज़ें निकली हैं उनमें से
कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई हैं, उसको वहाँ पर रखा गया है। और साथ ही साथ अब एक नई मांग भी वहाँ पर जो कला जगत के इजिप्ट के लोग हैं वो उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजिप्ट का जो हज़ारों सालों का इतिहास है, चाहे वो डायनेस्टीज़ के टाइम का हो या रोमन एम्पायर के टाइम का हो या ग्रीक एम्पायर के टाइम का हो, उस समय के कई सारे ऐसे एंटीक पीस हैं जो विदेशों में चले गए हैं, तो उनको भी वापस लाए जाने की मांग वहाँ पर की जा रही है। जैसे आप अगर ब्रिटिश म्यूज़ियम में जाएंगे तो वहाँ पर रोसेटा स्टोन वहाँ पर रखा हुआ है जो इजिप्ट की सभ्यता से कहीं ना कहीं संबंध रखता है, तो इस तरह की भी वहाँ पर मांग उठ रही है। और दूसरा यह है कि इजिप्ट के जो लोग हैं उनमें काफ़ी खुशी है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी तक जो इजिप्ट के अंदर जितनी भी खुदाई हुई है, जितना भी इतिहास को देखा गया है, वो बाहर के लोगों ने आकर देखा है। और इजिप्टोलॉजिस्ट जो हैं बाहर के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन इस म्यूज़ियम के बनने के बाद अब इजिप्ट के लोगों ने दिखा दिया है कि वो भी इजिप्ट का जो हज़ारों साल पुराना इतिहास है उसको दुनिया के सामने रखने में कहीं भी पीछे नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया CS जोशी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस म्यूजियम से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा ये म्यूजियम अब बनकर तैयार हो चुका है और खुल चुका है आम लोगों के लिए। आप भी इसमें जा सकते हैं, जो हजारों साल पुरानी चीजें हैं आप उनको देख सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।